चलें भाई। तो बच्चे चैप्टर नंबर 20 था हमारे पास, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है। तो चलते हैं बच्चे आगे। तो सबसे पहले बच्चे मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ। तो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है और मैंने एमफिल किया हुआ है एंड आई हैव 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। रिसेंटली आई वर्क इन द पीस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड बिफोर दैट आई वर्क इन द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड आल्सो इन हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा बच्चे। तो ये बच्चे मेरा इंट्रोडक्शन आ गया जी। आगे चलते हैं बच्चे हम लोग। अच्छा जी। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के बारे में पढ़ा था। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ठीक है। और आज के सेशन में हम लोगों ने क्या करना है भाई? न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन जिसके आगे दो टाइप्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं जी फिशन रिएक्शन, FISSION, फिशन रिएक्शन। और दूसरा मेरे पास इसका दूसरा हिस्सा है जिसको आप लोग क्या कहते हो? फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। तो ये दो हिस्से हैं हमारे पास, एक फिशन रिएक्शन, दूसरा हम लोग फ्यूजन रिएक्शन। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे भाई कि आपके पास ये किस तरह से काम करता है या किस तरह से ये आपके पास इस चीज को जो है वो आप लोग आगे वर्कआउट करेंगे। मेरा तो पहले वाला व्यू। तो चलते हैं बच्चे, सेशन का हम लोग आगाज करते हैं भाई। बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें भाई, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करें कि न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शन आपके पास है क्या और ये कैसे आपके पास ये काम करता है। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं बच्चे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है। कि न्यूक्लियर रिएक्शन आपके पास है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। अच्छा जी। तो हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे जो है इसको फर्दर आगे डिवाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, अज्यूम करो भाई आपके पास ये दो छोटे छोटे प्रोटॉन्स हैं। एक प्रोटॉन और ये मेरे पास दूसरा प्रोटॉन आ गया। अब ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से काफी दूर हैं। तो ऑब्वियसली जब ये सबसे ज्यादा जब ये काफी दूर होंगे तो इन दोनों के दरमियान में सबको पता है कि एक खास किस्म की फोर्स लगेगी। और वो मेरे पास कौन सी फोर्स होगी? कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स। ठीक है। और जाहिर सी बात है ये एक प्रोटॉन को एक तरफ मूव करवाएगा और दूसरे प्रोटॉन को ये दूसरी तरफ मूव करवाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों प्रोटॉन्स को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं। इतना करीब लेकर आते हैं, जाहिर सी बात है जब इन दोनों को करीब लेकर आने के लिए जब आप काम करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको बेसिकली काम करना पड़ेगा, आपको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब आप फोर्स लगाओगे, आप काम करोगे, आप एनर्जी दोगे, तो होगा क्या कि ये दोनों प्रोटॉन जब एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, ये एक दूसरे के करीब करीब आएंगे, इतना ही करीब आ जाएंगे कि इन दोनों के दरमियान में एक और किस्म की फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी, जिसको आप लोग क्या कहते हो? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। और सबको पता है कि न्यूक्लियर फोर्स आपके पास कितने डिस्टेंस पे काम करती है, और वो आपके पास 10⁻⁻15 मीटर पे आपके पास काम करती है। यानी अगर अज्यूम करो कि ये अगर मेरे पास दो प्रोटॉन्स थे, इन दोनों के दरमियान अगर इनिशियल डिस्टेंस आपके पास फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर था, तो आपके पास कौन सी फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी? कूलम्बिक फोर्स आपके पास एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन जब इन दोनों प्रोटॉन्स को आपने करीब लेकर आए, इतना करीब लेकर आए, कितना करीब? 10⁻⁻15 मीटर के ऊपर। तो अब क्या हुआ जी? आपके पास एक खास किस्म की फोर्स लगना शुरू होगी, जिसको आप लोग क्या कहते हो जी? न्यूक्लियर फोर्स कहते हो। और ये फोर्स आपके पास कहां पर एग्जिस्ट करती है? न्यूक्लियस के अंदर आपके पास एग्जिस्ट करती है। किसके अंदर एग्जिस्ट करती है? न्यूक्लियर के अंदर आपके पास ये फोर्स बेसिकली आपके पास एग्जिस्ट करती है। तो अब हम चलते हैं भाई कि ये न्यूक्लियर के अंदर जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, फिर अब न्यूक्लियस के अंदर आपके पास कैसे रिएक्शन होगा, कैसे आपके पास एनर्जी निकलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग
थोड़ी सी बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम अगली बात करते हैं। अच्छा जी। हम्म। अच्छा जी, तो अब अज्यूम करो भाई आपके पास एक न्यूक्लियस है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस है आपके पास, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स भी पड़े हैं, न्यूट्रॉन्स भी पड़े हैं। सवाल बिल्कुल वैलिड है भाई कि ये क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास कैसे पड़े होते हैं, ये भी एक बहुत ही वैलिड किस्म का सवाल है। तो बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन आपके पास इस शेप में नहीं पड़े होते जो कि आपके पास मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ऐसे नहीं होता भाई यहाँ पर न्यूट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन, यहाँ पर प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तरह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन होता क्या है कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर भी जैसे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास शेल की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं, तो न्यूक्लियस का भी आपके पास एक सेंट्रल पॉइंट होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूक्लियस के अंदर भी आपके पास एक सेंट्रल पॉइंट होता है, और इसमें आपके पास इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके पास रोटेट कर रहे होते हैं। ये मेरे पास एक पहले शेल में एक प्रोटॉन, यहां पर एक न्यूट्रॉन, दूसरे शेल में मेरे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से आपके पास ये, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन आपके पास शेल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, सेम एज इन द केस ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर भी आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसी तरह से शेल की फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो भाई, क्या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो आपके पास शेल शेल की फॉर्म में आपके पास आ गए, और ये आपके पास थोड़ा सा हैवी न्यूक्लियस है, तो ये बेसिकली आपके पास इतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था कि हैवी न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। तो ये आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हो, अब आप इस अनस्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर बेसिकली आप लोग पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाते हो। कौन कौन से पार्टिकल्स को? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज आ गया, न्यूट्रॉन्स आ गया, इसके अलावा आप लोग लाइट को भी फॉल करवाते हो, जिसको फोटोन बेसिकली गामा रेज ही होती है, ठीक है। आप इनको जो है जब इस न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवाते हो, तो होगा क्या, वो होगा क्या कि जब ये हैवी न्यूक्लियस इस एटम के ऊपर फॉल करवाएगा, तो होगा क्या, ये आपके पास न्यूक्लियस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा जी? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसकी एग्जाम्पल ये देख सकते हो कि अगर ये हमारे पास राहत बैठी हुई है, ठीक है, ये इसके बड़े बड़े बाल आगे, और अगर जो क्या कहते हैं अलिश्बा है, और अलिश्बा अगर राहत को थप्पड़ मारे, तो होगा क्या, राहत जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, और वो इस डिस्टरबेंस का क्या रिएक्शन देगी ये सबको पता है, वो हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। जब वो इसको थप्पड़ मारेगी तो ये आगे से डिस्टर्ब होगी, और जब ये डिस्टर्ब होगी तो ये सबको डिस्टर्ब करेगी, फिर ये सबको तंग करेगी, कुछ झगड़ा शुरू कर देगी। एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। कि जब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर जब आपने जो है इन पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, तो बम्बार्ड होने के बाद जब ये इस न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो ये न्यूक्लियस आपके पास डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होने के बाद आपके पास दो डॉटर न्यूक्लियस में आपके पास डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो डॉटर न्यूक्लियस में आपके पास डिवाइड हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शन को आप लोग क्या कहते हो जी? इस तरह की रिएक्शन को आप लोग क्या कहते हो जी? न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी आपने जब किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा बीटा गामा रेस को फॉल करवाया, तो ऐसा रिजल्ट क्या हुआ कि वो न्यूक्लियस आपके पास किसी डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। इस तरह की रिएक्शन को आप लोग क्या कहते हो जी? न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हो। तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन आपके पास क्या थी, ध्यान से देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बढ़ रही है। When the alpha beta particles, when alpha beta gamma and neutrons were bombarded on the unstable nucleus on the on the unstable nucleus, ठीक है, as a result it will convert it into
डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस। तो ये आपके पास जो दो डॉटर न्यूक्लियस हैं तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, डॉटर न्यूक्लियस में आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई पार्टिकल है या कोई न्यूक्लियस है जिसका आपने एक्स नाम रखा हुआ है, और इसके ऊपर आप किसी पार्टिकल को बॉम्बार्ड कर रहे हो जिसको आपने ए का नाम दिया। अब ए मेरे पास अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डॉटर न्यूक्लियस में, वाई में, और साथ में डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स बी को एमिट करेंगे। ठीक है, किसी बच्चे को कोई सवाल, किसी बच्चे को कोई सवाल तो नहीं है? कलेश बच्चे अपना माइक बंद करो। बंद हो गया, जो बंद नहीं करेगा तो हम उसको बंद कर लेंगे। अल्लाह हाफिज, तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है, जाओ जाओ। तो भाई ये आपके पास इस तरह से जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हुए न्यूक्लियर रिएक्शन के बेसिकली आपके पास दो किस्म के टाइप्स हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने दो तीन चीजें हैं उसको आपने थोड़ा सा सीखना है। दो तीन चीजें हैं उसको आपने सीखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एनएमडी केट में एक सवाल आता है, जो एक सवाल ये लाजमी आएगा। सवाल वो ये पूछता है आप लोगों से एनएमडी केट की टेस्ट में, which reaction is possible or not, is this reaction is possible or not, कि क्या आपके पास ये रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। ये सवाल आप लोगों से एक पूछता है एनएमडी केट की टेस्ट वाला, जरा ध्यान से देखना। सवाल क्या है जी आपके पास, कि अगर आपके पास एक न्यूट्रॉन है, वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में, ठीक है। तो क्या आपके पास ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। एक न्यूट्रॉन है जो कि कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में, क्या आपके पास ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। बच्ची आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा जी, तो सवाल बिल्कुल वैलिड है, क्या ये रिएक्शन आपके पास पॉसिबल है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। तो जरा ध्यान से देखो भाई, पहले हम चीज डिस्कस करते हैं जिसका नाम है जी चार्ज। कि भाई न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है जी, +1। तो ये आपके पास 0 = 0। तो इसका मतलब ये आ गया कि आपके पास ये चार्ज को कंजर्व कर रहा है, चार्ज कंजर्व, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपके पास ये ओबे करना है। बेसिकली जब भी आप इस न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ते हो तो या पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ते हो तो आपने कुछ कंजर्वेशन लॉज को आप लोगों ने ओबे करवाना होता है, ठीक है। और वो कंजर्वेशन लॉज आपके पास क्या है, मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं कि कुछ कंजर्वेशन लॉज हैं जिनको आपने ओबे करवाना होता है। पहला आपके पास क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा क्या आ जाएगा, मैस। तीसरा क्या आ जाएगा, मोमेंटम। चौथा क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। पांचवा क्या आ जाएगा जी, लेप्टॉन नंबर, लेप्टॉन नंबर। और छठवां मेरे पास क्या आ जाएगा, बेरियंस नंबर, बेरियंस नंबर, ठीक है। ये कुछ कंजर्वेशन लॉज हैं जो कि आपके पास ओबे होने चाहिए। आपके एफएससी लेवल तक कौन कौन से हैं, पहला मेरे पास चार्ज है, दूसरा मेरे पास जो है ऑब्वियसली मैस है, तीसरा मेरे पास लेप्टॉन नंबर, चौथा मेरे पास बेरियंस नंबर। ये चार कंजर्वेटिव लॉज जो कि आप लोग ने इस एंट्री टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से देखना है। अभी हमने जो अभी तक जो ये आगे पढ़ेंगे
ये आगे जब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर जो पहली चीज है वो मेरे पास क्या है जी, चार्ज। क्या आपके पास यहाँ पर चार्ज ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा? एग्जैक्टली भैया आपने कह दिया भाई कि हाँ भाई चार्ज को ओबे कर रहा है। अब हम दूसरे रिएक्शन को जरा देखते हैं। दूसरा रिएक्शन मेरे पास क्या आ गया कि, अच्छा जी, अब मैं जरा दूसरे रिएक्शन को लिखता हूं आप लोगों के सामने कि भाई आपके पास अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज है आपके पास +2, और इसके साथ आपने किसी और पार्टिकल को लिख लिया जिसको आपने कार्बन +1, आपने इसका न्यूक्लियस चार्ज लिया हुआ है। ये कन्वर्ट हो रहा है किस में जी? नाइट्रोजन +1 प्लस ऑक्सीजन -2। तो मुझे बताओ क्या आपके पास ये वाला न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं? वैसे ऑक्सीजन नहीं, हम हाइड्रोजन लिख लेते हैं या हीलियम -2 लिख लेते हैं। क्या आपके पास ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है? जरा ध्यान से देखो। पहली बात तो ये है भाई कि यहां पर आपके पास चार्ज कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां पर चार्ज है मेरे पास +2, कार्बन का चार्ज क्या है जी? +1, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? +1 -2। तो इसका मतलब यह है कि भाई पहली चीज तो यहां पर इस एक रिएक्शन को आप लोग देख के बता सकते हो भाई कि इस रिएक्शन में आपके पास चार्ज कंजर्व नहीं हो रहा। बिलफर्ज, बिलफर्ज अगर ये चार्ज कंजर्व भी होता, +1 होता, तो अब जरा देख के बताओ क्या आपके पास फिर ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है? अभी हम इसको जरा ध्यान से देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या ये रिएक्शन मेरे पास पॉसिबल है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखा जाए तो अभी यहां पर आपके पास चार्ज तो कंजर्व है, चार्ज आपके पास कंजर्व हो गया। चार्ज कंजर्व है कि नहीं? 2+1 3 और 2+1 3, ये आपके पास चार्ज कंजर्व है। जरा देखते हैं मैस भी आपके पास कंजर्व है कि नहीं। अब अल्फा पार्टिकल का मैस क्या होता है जी? +4। कार्बन का मैस कितना होता है जी? कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है? 14, 12, 12 होता है, 12। और आगे देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस क्या होता है? 14, और आगे मेरे पास 2। तो इनिशियल मेरे पास है जी 14, और फाइनल मेरे पास क्या आ जाएगा? 16। तो क्या आपके पास मैस कंजर्व हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन आपके पास पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इस तरह की रिएक्शन आप लोगों ने लाजमी देखना है। अच्छा जी, अब हम जरा देखते हैं एक और रिएक्शन हम लोग सामने लिखते हैं। एक बड़ा खूबसूरत किस्म का रिएक्शन जो कि अभी अभी नाजिल हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखना। बड़ा जबरदस्त किस्म का रिएक्शन एक आया है, जरा इसको ध्यान से देखना भाई। इसके कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने क्लियर करने हैं बच्चे, ये कॉन्सेप्ट्स आपने जरूर देखना है। अच्छा अच्छा, ये 18 आता है। ये 12 + 2 4, 16 बनता है। 12, ये भी 4 है, ये 4 है, ये 18 आता है। नहीं, कंजर्व नहीं हो रहा। अब ये भी रिएक्शन एक नाजिल हुआ है। रिएक्शन क्या है आपके पास जी? आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज है आपके पास +2, और साथ में आपके पास दूसरा पार्टिकल है जिसको मैं कहता हूं कार्बन है, जिसका चार्ज आपके पास क्या है जी? +2। ये आपके पास कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है जी? एक आपके पास कन्वर्ट हो रहा है लिथियम में जिसका चार्ज है +3, और चौथा क्या आ गया जी? हाली ने सोडियम में +3 और +1। जरा ध्यान से देखो क्या आपके पास ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है? इसको जरा देखो, क्या आपके पास ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता? जरा ध्यान से देखो, फिर सोचो जरा, क्या इस पे मैस कंजर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, वो मैंने याद किया हुआ है ना, हाली ने की रब से फरियाद। एच से आ गया हाइड्रोजन, एल से आ गया लिथियम, हाली ने, Na आ गया सोडियम, हाली ने की रब से फरियाद। हाँ जी,
भैया हमने पूरा याद किया था भाई, हमें याद नहीं है। खैर, तो जरा ध्यान से देखो भाई। पहला पॉइंट, चार्ज। क्या चार्ज कंजर्व है? एग्जैक्टली भाई, चार्ज तो आपके पास कंजर्व है। +2 इज इक्वल टू +3 तो ये तो आपके पास +3 और +1, ये तो आपके पास कंजर्व है। अब अगली चीज मेरे पास क्या आ गया? मैस। जरा मैस को देखते हैं। अल्फा का मैस क्या होता है? एटॉमिक मैस क्या होता है? 4 होता है। कार्बन का एटॉमिक मैस क्या होता है जी? 12 इज इक्वल टू लिथियम। लिथियम का एटॉमिक मैस क्या होता है जी? 3। एटॉमिक मैस कितना होता है इसका? लिथियम का 6 होता है, मेरे ख्याल से 6 होता है। एटॉमिक मैस कितना है इसका? 6 है। और सोडियम का एटॉमिक मैस कितना है जी? 23। 23 है कि 24 है? 23 होता है। 23 आ गया। तो जरा ध्यान से देखो, 16 इज इक्वल टू 29। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये रिएक्शन आपके पास गलत है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि भाई यहां पर भाई मेरे पास एक प्रोटॉन आ जाए, प्लस मेरे पास आ जाए भाई जी, क्या आ जाए जी? कोई भी आप पार्टिकल ले लो। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया हाली ने की रब्स, यानी सोडियम ले लो। ये कन्वर्ट हो रहा है किस में? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। और इसका चार्ज मेरे पास आ गया +1, +2, +1, या +2, +1। तो देखो भाई, चार्ज तो पॉसिबल है। अब जरा मैस को देखते हैं। प्रोटॉन का मैस कितना है जी? 1 है। सोडियम का मैस, एटॉमिक एटॉमिक मैस कितना है जी? 23। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना है जी? 16। और हाइड्रोजन का कितना आ गया? 1। तो ये मेरे पास बन रहा है जी 24 और 16। तो ये आपके पास पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आउटपुट है वो छोटा है किससे? इनपुट से। यानी अगर मैं आपको 100% पढ़ाऊंगा तो आपके पास आउटपुट जो है वो फिर भी 40% और 30% और 60% आएगा, कभी भी 100% नहीं आएगा। तो आपने एटॉमिक मैस को देखकर आपने इस चीजों को निकाल लिया। ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एनएमडी कैट के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी देखना है बच्चे। ठीक है, तो किसी बच्चे का कोई सवाल है और वो पूछना चाहता है तो काइंडली वो पूछ सकता है।